सडन डेथ स्टार्ट किया था, तो कोई रिकॉल करे जल्दी से सडन डेथ का, व्हाट इज सडन डेथ? नहीं आपको ये हो गया इधर से बताओ व्हाट इज सडन डेथ, किस तरह क्लासीफाई करते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई बता दो। डिफाइन सडन डेथ, कोई बता दो यहाँ से। हाँ जी, शॉर्ट शाबाश। कोई ऐसे जब डेथ्स होती हैं जिनमें हमें एक्सटर्नली कोई ऐसा सिम्टम नज़र ना आए, या कोई सिम्टम उसमें एकदम से कोई डेवलप ना हो, या उसमें सिम्टम जो है वो एपरेंटली नज़र ना आ रहे हों, शॉर्ट ड्यूरेशन के हो या एक्सटर्नली ना विजिबल हो, तो उस डेथ को हम कहते हैं कि इट इज़ सडन सीवियर डेथ। ठीक है, इसमें ये चीज़ इसकी जो आपने भी बताई है ये इम्पॉर्टेंट है कि इट इज प्रोसीडेड बाय वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं या होते ही नहीं है, नज़र नहीं आते। तो मेडिकल लीगली इसमें क्या हमें देखना होता है कि नॉर्मली तो पेशेंट या डेड बॉडी रिसीव होती है तो हम लोग उसको चेक करते हैं, या कोई एमआई का पेशेंट आता है तो वो कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, तो हम कुछ सिम्टम नज़र आ रहे होते हैं, या अक्सर डेड बॉडी रिसीव होती है तो नॉर्मली उसको मेडिकल लीगली या फाउल प्ले को नहीं हम सस्पेक्ट करते। लेकिन अक्सर केसेस आते हैं कि पॉइजनिंग का केस हो सकता है, लेकिन कोई एपरेंट हमें कॉज नज़र नहीं आ रही, कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा, अनकॉन्शियस पेशेंट आता है जो बॉडी आती है, तो उसमें मेडिकल लीगली सिग्निफिकेंस होती है कि फाउल प्ले हमने रूल आउट करना होता है। कि फैमिली अगर आके कहती है कि ये रात को अगर घर से कोई बच्चा बाहर गया है, सुबह उसकी डेड बॉडी है, लेकिन एपरेंटली सामने कोई ना मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ना कोई सिम्टम अपीयर हुआ उसका, कोई ऐसा नज़र आ रहा है, ना उसकी कोई स्किन पे कोई ऐसी चेंजेस नज़र आ रही हैं साइन और सिम्टम, तो इसको हम कह सकते हैं कि कोई फाउल प्ले है। तो फिर हमें एक्सटर्नली अगर कोई साइन या सिम्टम नहीं नज़र आ रहे तो फिर हम ऑटोप्सी रिकमेंड करते हैं या ऑटोप्सी की तरफ जाते हैं टू रूल आउट द फाउल प्ले और टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ इन सडन सस्पिशियस डेथ्स। इसकी ये मैंने आपको बताया था डेफिनेशन इसी बार वन से। नेचुरल अननेचुरल डेथ्स होती हैं, नेचुरल में डिजीजेज आई थी जो मैंने आपको कल बताई थी, कैटेगरी वाइज, ऑर्गन वाइज, CVS, CNS, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, GIT डिजीजेज। ठीक है, फिर कोई मॉर्बिड कंडीशंस चल रही होती हैं, उनकी वजह से कोई डिजीज प्रोग्रेस करती है। अननेचुरल में एक्सीडेंटल या क्राइम, एक्सीडेंटल डेथ जो आप लोगों ने कल बताया था, कोई क्रैश हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें सडन डेथ हो जाती है। ठीक है, वो तो होता है। क्राइम में होमिसाइड और सुसाइड, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि मेजर जो हॉस्पिटल में केसेस आते हैं, जो MI वगैरह के या डिजीज़ जितनी भी हम देखते हैं हॉस्पिटल में, इंडोर में आप जाकर देखो, उसमें ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, या रेस्पिरेटरी रिलेटेड, फिर GIT रिलेटेड, हेपेटाइटिस वगैरह आ जाते हैं। तो ज़्यादा इंसिडेंस हमें कार्डियक डिजीज़ का मिलता है हॉस्पिटल्स के अंदर, या जो पेशेंट रिपोर्ट करते हैं एमरजेंसी के अंदर। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो था कल यहाँ पर किसी ने बताया था, कौन सी डिजीज़ होती है कार्डियोवैस्कुलर में, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू इनबिल्ट या जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, या बॉडी की बायोलॉजिकल या वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसमें प्लेक्स बनने लग जाते हैं वेसल्स के अंदर। ठीक है, किस तरह से होता है ये नॉर्मल फ्लो हो रहा है ब्लड का। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, या जब एंजाइना होता है हार्ट के अंदर, जब ब्लड सप्लाई उसकी हार्ट की जब ओक्लूड होती है, उसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो नॉर्मल जा रहा है वेसल्स के अंदर, विद पैसेज ऑफ टाइम कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहा है, सॉल्ट्स डेवलप हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रही हैं वॉल्स के ऊपर, तो उसकी फ्लो को वो डिस्टर्ब करते हैं। अब पानी का पाइप है, अगर आप उसको प्रेस करते रहो तो प्रेशर उसका बढ़ता रहता है। ठीक है, इसी तरह जब कोई वेसल्स ओक्लूड होती हैं या हाइपरटेंशन के अंदर, जब वो उसकी आर्टरीज की वॉल्स थिकनिंग हो जाएगी तो ब्लड जो है वो रेजिस्टेंस के साथ गुजरेगा, प्रेशर के साथ गुजरेगा, और जितनी वो ओक्लूड होती जाएगी एंड में बंद हो जाएगी तो क्या होगा, उस एरिया का ब्लड सप्लाई जो रुक जाएगा, इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। और हार्ट के अंदर इस्कीमिया डेवलप हो जाए तो क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं नॉर्मली लेमन टर्म के अंदर। ये इस तरह से विद पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है।
फिर ज़्यादातर जो केसेस देखने में मिलते हैं वो एलईडी या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो हार्ट की होती है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो ब्लॉक मिलती है। इसको एनाटमी में पढ़ा था, इसमें विंडो आर्टरी भी कहते हैं शायद, एनाटमी में था उसमें, अगर आपने देखा हो। ये बेसिक थोड़ा बहुत आपको बताना चाहिए इसके अंदर। ये चेंजेस हैं इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, हिस्टोलॉजिकली पैथो के अंदर आप लोग पढ़ोगे, इसमें इतना ज़्यादा इसका नहीं पूछा जाता। माइक्रोबायोटिक इन्फेक्शन के अंदर ये चेंजेस आती हैं, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक, ये पैथो में आप लोग एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन होते हैं, लेकिन इसमें हमें कोई ना कोई कॉज मिल जाती है एक्स्ट्रा डिले। वेगल इनहिबिशन का कल मैंने आपको बताया था, वेगल इनहिबिशन का कल मैंने आपको बताया था क्या होता है। एग्जाम्पल दी थी कल मैंने आपको सडन डेथ के अंदर, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई हुई, उन्होंने स्लैप किया या किक मारी या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नेक के ऊपर या पेल्विस के ऊपर या एपिगैस्ट्रियम के ऊपर एक ऐसी एरिया के ऊपर किक लगी है या हाथ लगे उसका कि ये वेगल रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है। वेगल रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, उन जगहों पे प्लेक्सस पड़े होते हैं, नर्वस प्लेक्सस, खासतौर पे इन जगहों पे। यहाँ पे क्या होता है, नेक पे कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस वगैरह पड़े होते हैं। तो अगर वो कहते हैं ना यहाँ पे नेक में सांस दोनों हाथों से नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, उससे क्या होता है वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आता है जिसमें वेगल रिस्पॉन्स के बॉडी का ब्लड प्रेशर पल्स एकदम से ड्रॉप कर सकती है, ठीक है, कैरोटिड साइनस कैरोटिड बॉडी की वजह से, प्रेशर की वजह से। ये भी सडन डेथ की वजह हो सकती है। ये इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, एनाटमी में आप लोग पढ़ के देखें। ये मैंने आपको बताया था, सस्पेंडेड एनिमेशन, बॉडी के जो वाइटल्स होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं टू सच एक्सटेंट कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, पल्स डिटेक्ट नहीं होती, ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा होता, ईसीजी के ऊपर फ्लैट लाइन आ जाती है, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहनी चाहिए, वो आप उसको रिससिटेट करते हो, रिवाइव हो जाता है पेशेंट, सेल्फ या विद रिससिटेशन। फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, व्हाट इज कॉज, मैकेनिज्म, मोड एंड मैनर ऑफ डेथ। क्या समझ आता है इससे, कोई भी डेथ हुई है उसके अंदर ये चार चीज़ें हमेशा आपसे पूछी जाएंगी, तो इसका आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए इन डेफिनेशन का, इन टर्म्स का। क्या समझ आता है इससे, कॉज, रीज़न क्या हो सकती है, ठीक है, मैकेनिज्म, प्रोसेस जो होते हैं उसके। तो इसको अगर टेक्निकली हम देखा जाए तो कॉज होता है एनी इनिशिएटिंग इवेंट, एनी स्टार्टिंग इवेंट, कॉज इज एनी स्टार्टिंग इवेंट, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म, उस इनिशियल इवेंट की वजह से जो प्रोसेस डेवलप होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। फिर उस मैकेनिज्म के डेवलप होने की वजह से जो सिस्टम इफेक्ट हो रहा है वो उसका टर्मिनल इवेंट या मोड, तीन ही मोड होते हैं कॉज ऑफ डेथ के, तीन मोड होते हैं जो कल मैंने आपको बताया था, ट्रायंगल वाला क्या था, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, कार्डियोवैस्कुलर, सीएनएस और रेस्पिरेटरी। तो मोड ऑफ डेथ भी तीन ही है रजिस्टर्ड जो नॉर्मल है। कौन कौन से, हार्ट का, लंग्स का और सीएनएस का। कोई भी सिस्टम इफेक्ट होगा तो वो उसका मोड ऑफ डेथ जो हम डिक्लेयर करेंगे, जिसमें सिनकपी होता है और एस्फिक्सिया होता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड और कार्डियक से रिलेटेड। एस्फिक्सिया, सिनकपी एंड सीएनएस रिलेटेड कॉमन अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं। तो कॉज, मैकेनिज्म, मोड और मैनर आपको बताना चाहिए। मैनर क्या होता है, मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन क्या है, मैनर ऑफ डेथ क्या है, सुसाइड है, होमिसाइड है या एक्सीडेंटल डेथ है, ये मैनर में आता है। अक्सर गलती करते हैं बच्चे के मैनर पूछते हैं सुसाइड होमिसाइड में, उसको मिक्स कर देते हैं तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों। इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्लियर कट कि क्या चीज़ें हैं। कॉज इज इनिशिएटिंग इवेंट, वेदर फिजिकल इंजरी और कोई डिजीज़ हो, या फायर आर्म का केस है अगर कि किसी ने गोली मारी है दूसरे बंदे को और लेट्स सपोज कि उसने फायर शॉट किया, बुलेट जाके लगी चेस्ट में, क्या होगा, हार्ट पंक्चर हुआ। हार्ट पंक्चर होने से क्या होगा, ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग हुई है, उससे क्या होगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स या शॉक, ठीक है। तो कॉज क्या बना, बुलेट या उसकी वो जो ट्रिगर आपने किया, फायर जो फायर शॉट किया,
ये कॉज हो गया, जाके उसने हिट किया बॉडी पे, चेस्ट पे, हार्ट पे, तो उस हार्ट पे चेस्ट हिट करने की वजह से ब्लीडिंग हुई। ये मैकेनिज्म है जिसमें फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्री का डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। उसकी वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स हुआ, शॉक में गया पेशेंट, तो कार्डियक सिस्टम जो उसका डिप्रेस हुआ। तो मोड क्या आएगा, मोड ऑफ डेथ जो नज़र आ रहा है हमें प्रोमिनेंट, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैनर वो डिपेंड करता है, होमिसाइड है या किस तरह से उसको किया। 3 मोड है, एस्फिक्सिया, सिंकोपी एंड कोमा। समझ आ गया कॉज मैकेनिज्म मोड में। फिर डेथ सर्टिफिकेट है कि हाउ विल यू मेक अ डेथ सर्टिफिकेट या हाउ विल यू सर्टिफाई द डेथ, किस तरह से हम करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर उनके प्री फिल्ड फॉर्म, उनके वो फॉर्म्स होते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के होते हैं। आपने डेथ सर्टिफिकेट जब भी फिल करना है तो आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि आपने पेशेंट को देखा हुआ है, आपको उसकी हिस्ट्री पता है, क्या उसको अगर रिसीव डेट में तो हम लिख देते हैं ना कि पेशेंट रिसीव डेट। अगर आपने उसका ट्रीटमेंट किया है, हार्ट अटैक के साथ आया है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ आया है, तो हम उसमें उसका IV फ्लूइड देते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सारी आपको पता होती है। उसके बावजूद फिर उसको अक्सर क्या होता है कि MI के साथ आया है पेशेंट, तो फिब्रिलेशन डेवलप हो गई, हार्ट एकदम से तेज चलने लग गए, उसकी वजह से वो फेलियर में चला जाता है। तो ये आपने उसको रिससिटेट किया है, साथ साथ डिफिब्रिलेट किया है, या अगर अनकॉन्शियस हो गया तो आपने उसका CPR किया, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होती है। उसके बाद भी अगर डेथ हो जाती है तो आपको पता है प्रोसेस के थ्रू आपने कोशिश की है, लेकिन उसकी डेथ होगी तो आप उसको लीगल डॉक्यूमेंट जो है उसका डेथ सर्टिफिकेट उसमें आप मेंशन करते हो, ठीक है। तो अब कुछ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में, अब मुझे आइडिया नहीं इस वक्त, आप देख लेना यहाँ जाके किस तरह का, लेकिन मैं हॉस्पिटल का मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से पहले सिंपल से डेथ सर्टिफिकेट पड़े होते थे हॉस्पिटल में। डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस क्या था, कॉज ऑफ डेथ क्या बनी, डेथ डिक्लेयर बाय, इस तरह साइन होते हैं, रजिस्टर एंटर होता है, ठीक है। फिर हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं पेशेंट को। अब कुछ चेंजिंग होगी क्योंकि ऑनलाइन डाटा सारा रिकॉर्ड होता है, सेव होता है, तब इस तरह से कोई फॉर्म्स आ रहे हैं। 2 डॉक्टर, 2 नर्सेज और ये वेरीफाई करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। फिर उसकी एंट्री होती है कंप्यूटर के अंदर, तो ये सारा ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गया सिस्टम। वर्ल्ड वाइड जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको बनाने का एक तरीका इन्होंने बनाया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने उसको फिल करना है और क्या क्या उसमें डाटा एंटर करना है। ये मैंने कल बताया था ना, नॉर्मली हम लिख देते हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट या कार्डियक कॉज ऑफ डेथ, हार्ट अटैक या कार्डियो, तो इसमें आपको कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप लिख रहे हो वो है भी कि नहीं। इंटरनेशनल फॉर्मेट है डेथ सर्टिफिकेट का, उसको इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है कि सबसे पहले बायोडाटा ऑफ डिजीज, उसके बाद जो आपको नजर आई ये चीज़ें, कॉज ऑफ डेथ और उसका टाइम पीरियड, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए जो आप फिल कर रहे होते हो। तो हिस्ट्री जब आप लेते हो तो उसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन के अंदर जब आप उससे पूछते हो क्या हुआ आपको, तो वो हिस्ट्री बताता है पेशेंट, तो उसमें किस तरह से आप सिम्टम्स लिखते हो इस ऑर्डर में। वो रीसेंट वन जो होता है वो हम सबसे ऊपर लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उससे पहला, फिर जो सबसे पुराना होता है वो लास्ट में लिखते हैं। कॉज ऑफ डेथ के अंदर या डेथ सर्टिफिकेट जो हम बनाते हैं उसमें भी ऐसे होता है, जो आपको हिस्ट्री बताता है पेशेंट या जो आपको उसका अटेंडेंट हिस्ट्री बताता है, तो आपने उससे रिलेटेड चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जो फिल करना है फॉर्मेट वो ऐसे ही होता है। उसको हमने डिवाइड किया हुआ है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में, इस तरह से। सेक्शन 1A, 1B और 1C में डिजीज और कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, जो इमीडिएटली उसकी कॉज ऑफ डेथ बनी है, जो हमें अपरेंटली लग रही है। फिर एंटीसीडेंट कॉजेज, कि वो जो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ बनी है वो किस वजह से डेवलप हुई थी पीछे। फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक में से दी हुई है, इजी एग्जांपल है, एन एडल्ट मेल डाइंग ऑफ पेरिटोनाइटिस 2 days बैक। जो पेरिटोनाइटिस उसका बना, पेरिटोनाइटिस क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कॉन्टेंट्स लीक हो जाते हैं और ये बड़ी ही लीथल कंडीशन है, फैटल कंडीशन है, इसमें डेथ 99% चांसेस होते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम परफोरेशन ऑफ ड्यूडेनम 4 days बैक, ठीक है।
पेरिटोनाइटिस क्यों हुआ है? परफोरेशन ऑफ ड्यूडेनम की वजह से। परफोरेशन ऑफ ड्यूडेनम क्यों हुई है? उसको क्रॉनिकली अल्सर था, बनता था, मेडिसिन खा लेता था, बनता था, मेडिसिन खा लेता था, तो 6 महीने पहले उसको अल्सर डेवलप हुआ था, वो मेडिसिन लेता रहा और साथ उसको एपिथेलियल चीक था लास्ट 3 मंथ से। अगर इस तरह का कोई केस आ जाए सिनेरियो, तो उसको कहते हैं आपको कि फिल करें इंटरनेशनल फॉर्मेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट में। तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इमीडिएट कॉज है पेरिटोनाइटिस है, वो आप लिखोगे 2 days बैक। फिर किस वजह से हुई थी? ड्यूडेनम के परफोरेशन की वजह से, जो 4 दिन पहले हुई थी। फिर 1C में क्या आ जाएगा? वो अल्सर बना था उसको 6 महीने पहले, जिसके लिए वो मेडिसिन खा रहा था, वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर ये डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उसको ये भी कोई साथ चल रहा था कि उसको कोई स्किन की डिजीज़ चल रही थी या कोई उसको डायबिटीज़ थी, तो आप लिख सकते हो आप इसको सेक्शन 2 के अंदर। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेथ, लेकिन उसको चल रहा था कंडीशन, ठीक है। तो ये बेसिक इसका फॉर्मेट होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो मैंने आपको दिखाया किस तरह सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं, उसमें अब इन्होंने ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, वरना पहले ये होता था कॉज ऑफ डेथ, आप सिंपल CBM लिख देते थे। लेकिन ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आप जो उसको डिक्लेयर कर रहे हो डेथ को, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये आपको हिस्ट्री पता है और आपको कॉज ऑफ डेथ उसकी एपरेंटली पता होनी चाहिए कि क्या है, किस वजह से हुआ। ये सर्जिकल केसेस में, सर्जरी में बहुत सारे इस तरह के केस आते हैं, ये होगा, ठीक है। तो अगर आपको सिनेरियो आ जाए एग्जाम के लिए, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट फिल करें या इसको इंटरनेशनल फॉर्मेट के ऊपर आप लिखें, तो इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। समझ आ गया? फिर आ जाती हैं चेंजेस इन द बॉडी आफ्टर डेथ। थैनाटोलॉजी वाला टॉपिक जो अभी हम कर रहे हैं रिलेटेड टू डेथ, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। व्हाट इज डेथ? कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, फिर मैकेनिज्म, मोड, मैनर, फिर डेथ के बाद चेंजेस क्या डेवलप होती हैं आफ्टर द डेथ, ठीक है। चेंजेस पढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस है, ये फोरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस क्या है चेंजेस का, क्यों देखते हैं हम लोग? यस, टाइम ऑफ डेथ या टाइम पीरियड हमें पता लग जाता है। अच्छा, तो उसमें इनकी 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं: इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ, अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ और लेट चेंजेस या डिलेड चेंजेस आफ्टर डेथ। तो ये आपको अगर पता हो तो आप उसको देख के एग्जामिन करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल विंडो पीरियड जिसमें इसकी डेथ हुई होगी, ठीक है। तो इससे क्लिनिकल और मेडिकल लीगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है केसेस ऑफ फाउल प्ले के केसेस होते हैं। इमीडिएट चेंजेस कौन सी होती है, वो बताएगा आफ्टर डेथ बॉडी के अंदर क्या नजर आती है। जैसे मैंने कल बताया, मैंने जो स्टार्ट किया था, डिक्लेयर कैसे करते हैं डेथ को, क्या चीज़ देखी जाती है। पहले तो वाइटल भी आ गया ना सारे, सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सीजेशन ऑफ CNS से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, वो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। EEG करते हैं, ECG करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इमीडिएट चेंजेस के अंदर आ जाती हैं। अर्ली चेंजेस क्या होती हैं? एल्गोबॉटिस या कूलिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। स्किन चेंजेस विद खत्म केयर और आई चेंजेस, इस पर भी नोट आ जाता है। व्हाट आर द स्किन चेंजेस या आई चेंजेस अर्ली जो हमें डिटेक्ट होती है बॉडी के अंदर, उसको मेंशन करते हैं, उसको इनोमरेट करते हैं। फिर कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग या लाइवर मॉर्टिस, इसका कोई आइडिया क्या होता है कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग का? एक्सरे देख ली, क्या होता है कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग? वैसे पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया? डेड बॉडी के अंदर कैसे देखते हैं कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग? कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग वर्ड से पता लग रहा है, जो एरिया बॉडी के इन कॉन्टैक्ट है वो फ्लैट हो जाते हैं और वहाँ से ब्लड जो डिस्प्लेस हो जाता है। तो एरिया जो इस तरह के नजर आएंगे, पेल, ब्लड जो डिस्प्लेस हो गया, और फ्लैट, कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग। और लाइवर मॉर्टिस या पोस्टमार्टम लिविडिटी या पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस,
ब्लड जो है वो पूल हो जाता है ग्रेविटी एरियाज के अंदर, और वहाँ पे वो कलर शो करता है उस एरियाज के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, मिक्स नहीं करना है। अभी आगे आप डिटेल के साथ करोगे नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। राइगर मॉर्टिस है, इसका कुछ आइडिया? यस, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, एटीपी एडीपी की डिप्लीशन की वजह से। फिर फाइब्रिनोलाइजिंग जो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाते हैं, तो ब्लड थिन होने लग जाता है। पहले क्लॉट होता है, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है तो ब्लड पोस्टमार्टम ब्लीडिंग भी जिसको हम कहते हैं वो हमें नजर आते हैं। फिर केमिकल चेंजेस इन द बॉडी फ्लूइड्स, ये भी आप नोट पढ़ोगे कि क्या क्या चेंजेस हमें अप्रिशिएट होती है, देखने को मिलती है। लेट चेंजेस में प्यूरिफिकेशन है, मम्मीफिकेशन है, फिर ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसमें से। ये जो भी मैंने आपको बताया था अर्ली चेंजेस में प्राइमरी फैसिलिटी या लॉस ऑफ रिलेक्स। नॉर्मली क्या होता है, सीएनएस का कंट्रोल क्या होता है बॉडी के ऊपर, उसने क्या किया होता है, सीएनएस ने टोन मेंटेन की होती है बॉडी की, शाबाश, कंट्रोल किया होता है बॉडी को। हमारे ये मूवमेंट्स, हमारे रिफ्लेक्सेस, पूरी बॉडी की, ये आइज भी जो है ये कंट्रोल्ड है, एक टोन इसकी मेंटेन है, आपकी हाथों के जो मूवमेंट्स हैं इनकी टोन मेंटेन है, रिफ्लेक्सेस जो हम चेक करते हैं वो सारी सीएनएस का कंट्रोल में होती है। सीएनएस का कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी फ्लैसिड हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी एकदम, चाहे वो एक्सटर्नली है, चाहे वो आइज हैं, चाहे वो टांग है, चाहे वो ये जॉ मसल हैं। तो ये चीज़ें जब टोन खत्म हो गया, आपको अप्रिशिएट किस तरह होगी डेड बॉडी में, मसल्स रिलैक्स और फ्लैसिड नजर आएंगे। तो देखा ना जब हॉस्पिटल में या डेड बॉडी आप देखो तो उसको कहो यहाँ बंदा होता है, वो क्यों किया होता है, जॉ ड्रॉपिंग है, वो इनिशियली क्या होता है कि मसल रिलैक्स होने की वजह से ड्रॉप करता है। इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर ऊपर से खत्म होगी, जॉ ड्रॉप्स, उसके बाद आइज के अंदर चेंजेस आती हैं और स्किन के अंदर रिलैक्स हो जाती है। तो नॉर्मली जब कोई वूंड होता है तो क्या होता है, स्किन जो है वो इस तरह टेंस होकर गैप होकर ऊपर होती है, लेकिन डेड बॉडी के अंदर जब हम अगर कट लगाएंगे तो वो इस तरह से खुलेगा नहीं या ब्लीड नहीं करेगा, वो रिलैक्स होगी स्किन, बिल्कुल टोनिसिटी खत्म हो जाएगी उसकी। लैक ऑफ ईईजी और ईसीजी, स्किन इलास्टिसिटी, स्किन का पेलर नजर आएगा आपको, जो आप देखते हो पेल हो जाती है स्किन, शाइनिंगनेस भी खत्म हो जाती है। ये कॉन्टैक्ट फ्लैटिंग मैंने भी आपको बताया जो नजर आता है इस तरह से। ये एरिया जो है फ्लैटनिंग के, ये लिमिडिटी डेवलप है। जो एरियाज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड होंगे वो इस तरह के होंगे, और जो स्टैटिक एरियाज होंगे जहाँ पे अगर बॉडी हमें सुपाइन मिली है या प्रोन मिली है, डिपेंड करता है। ग्राउंडिंग में कैसे नजर आएंगी, कहाँ पे नजर आएगी, लिमिडिटी। ड्राउनिंग का केस है, बॉडी जो तैर रही है, ड्राउनिंग होती है तो किस तरह से बॉडी मिलती है हमें, फेस होता है वो नीचे होता है, ठीक है, तो उसमें हमें कहाँ मिलेगी लिमिडिटी, ग्रेविटेशन कहाँ पर होगा, किस जगह, यहाँ पर फ्रंट में ये जगह। नॉर्मली जो बॉडी से सुपाइन पोजिशन में होती है उसमें हमें ये एरियाज होता है, इनमें मिलता है, तो लिमिडिटी होती है। हैंगिंग का केस जो होता है उसमें कहाँ मिलेगी, ग्रेविटेशन से देखो नीचे की तरफ कूलिंग होगा। आई चेंजेस होती हैं, ये आप लोग पढ़ के मैंने आपको बताई थी कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स खत्म हो जाती है, उसकी आई बॉल की जो टोनिसिटी होती है, टेंस होता है वो खत्म हो जाती है, फ्लैसिड हो जाता है। उसके बाद क्लाउडिंग ऑफ द कॉर्निया, क्लाउडिंग और हेजीनेस की होती है कॉर्निया की, ड्यू टू डस्ट और डेब्रिस डेवलप हो जाता है। प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। फिर एक चीज़ पूछी जाती है, व्हाट इज कैटल ट्रैकिंग और रेटिनल ट्रैकिंग फिनोमेना। ये क्या होता है, रेटिना को जो हम देखते हैं, आपने अगर ऑप्थेल्मोस्कोप से देखो तो आपको वेसल्स नजर आती है उसके अंदर ऑरेंज बैकग्राउंड के अंदर। तो आफ्टर डेथ क्या होता है कि ब्लड वेसल जो होती है वो सेगमेंटेड फॉर्म में होती है, उसको ब्लड जो है वो क्लॉट होकर टुकड़ों में डेवलप हो जाता है। तो जब ऑप्थेल्मोस्कोप से हम देखेंगे, बाकी बॉडी में भी होता है लेकिन ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे तो वो सेगमेंटेड फॉर्म में नजर आएंगी वेसल्स, उसको हम कहते हैं रेटिनल ट्रैकिंग या कैटल ट्रैकिंग फिनोमेना। फिर ये राइज ऑफ पोटेशियम इन द विट्रस,
आईज का जो मेट्रिसेस होता है वो उसके अंदर पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है। बाकी चेंजेस जो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे। टेशनोइड फॉर्मेशन इस तरह से आईज में ये डेवलप हो जाता है, इसको हम कहते हैं टेशनोइड। स्क्लीरा के ऊपर 3 to 4 आवर्स के अंदर एक ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन डेवलप हो जाती है ड्यू टू सेलुलर डेब्रिस। एयर से जो डेब्रिस आ रहा है वो सारा नॉर्मली क्या होता है, आइस की होती है वो मॉइस्ट होती है, वो क्लीन आउट होता रहता है। लेकिन जब आइस ड्राई हो जाएंगी, आफ्टर डेट फ्लैसिड हो जाएंगी, तो ये चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं उसके ऊपर, ऐसी नजर आती है हमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आफ्टर डेथ डेवलप होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में जाने की नहीं ज़रूरत, ये अगर आप नहीं कर लो चीज़ें। इसके बाद एल्डर मोर्टिस का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। राइगर मोर्टिस का पता होना चाहिए, तो आप लोग ईजिली कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन एग्जाम के लिहाज से और बेसिक आइडिया आपको अगर होते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। स्किन चेंजेस, आई चेंजेस, अगर कोई टॉपिक आता है 2 नंबर का 3 नंबर, तो आप ये लिख दो, बस एनफ काफ़ी है, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट एनाटॉमी का लेक्चर है, उसमें नेक्स्ट वीक में छुट्टियों के बाद एल्डर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस और ये चीज़ें आप कंप्लीट करोगे।